हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार। आज पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि सर्वांगसम और समरूप, ये दो चीजों को बड़ी गौर से समझना पड़ेगा। यदि सर्वांगसम और समरूप आपको नहीं आता है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने चैप्टर है क्लास 10 में उससे ये बेहतर, उससे ये कठिन चैप्टर है। इसको बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। यदि प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो चैप्टर है ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको जाके समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 6 आप चैप्टर में 6.1 और 6.2 बहुत आसान तरीके से कर देंगे, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि ये आसान है तो 6.3 भी आसान है। सबसे पहले यही बता दूं कि आपको इसका रिवाइज करना क्या है, जरूरी है। तो वीडियो के साथ साथ आप घर पे रिवाइज भी करेंगे। वीडियो के सहारे कोई बड़ी जीत हासिल आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप घर पे रिवाइज नहीं करेंगे। चलिए सर्वांगसम और समरूप के बारे में हम जान लेते हैं। सर्वांगसम क्लास 9 में हम सर्वांगसम के बारे में पढ़े हैं कि समान आकृतियों को हम सर्वांगसम करते हैं। जिनकी आकृति समान होती थी, उनकी दो भुजाएं और दो कोण समान होते थे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी हम ट्रिंगल की बात करें, ट्रिंगल मतलब त्रिभुज। एक त्रिभुज है ए, बी और सी, और दूसरा त्रिभुज ले ले पी, क्यू और आर। ये दो त्रिभुज हैं। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ए बी की जितनी लंबाई है उतनी पी और क्यू की लंबाई है, और AC की जितनी लंबाई है उतनी ही P और R की लंबाई है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि AB बराबर PQ, फिर लिख सकते हैं AC बराबर PR। ये आप दोनों त्रिभुजों में दो भुजा बराबर हो गए। तो क्लास 9 में आप कहते थे कि यह क्या है, सर्वांगसम है। आप कहते थे यह क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन क्लास 10th में सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा चेंज किया गया है, समरूप दे दिया है। सर्वांगसम के जगह पे क्या दिया है, समरूप दिया है। समरूप इस शब्द से आपको मालूम चल रहा है। सम माने समान, रूप माने रूप। जिसका समान रूप हो उसको हम समरूप कहते हैं। इसमें रूप क्या होगा, समान होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें भुजा ही समान होगा। इसमें दो बातें सीखनी है। जैसे मान लेते हैं कि समरूप का एक हम एग्जांपल ले, एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं और एक बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। आपसे यदि पूछा जाए त्रिभुज फर्स्ट में और त्रिभुज सेकेंड में, आकि बताइए कि फर्स्ट और सेकेंड आपस में समरूप है कि सर्वांगसम है? आप कहेंगे कि बताइए। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये हाथ है, हमारा ये हाथ है। एक हाथ पे यदि दूसरे हाथ को रखते हैं तो ये हाथ ढक लेता है, एक दूसरे को ढक लेता है। तो ढक लेता है तो सर्वांगसम हो गया। यानी कि कुछ नीचे वाला हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल हमारे ऊपर वाला हाथ दिखाई दे रहा है, तो यह सर्वांगसम हो गया। फिर इस हाथ को रख के इसको ढके तो यह सर्वांगसम हो गया। समरूप की बात करें तो यदि किसी छोटे बच्चे की हाथ ले ले, अपना हाथ ले ले और देखें तो हाथ उसका भी हाथ है, मेरा भी हाथ है। यानी बड़े व्यक्ति का भी हाथ है और छोटे व्यक्ति का भी हाथ है। दोनों की आकृति समान है, दोनों में 5 उंगलियां हैं, दोनों की एक जैसी आकृति है। तो वहां पे हम कहेंगे कि यह सर्वांगसम नहीं है, यह समरूप है। तो समरूप से आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि आकृति क्या होती है, बड़ी छोटी हो जाती है। उसका जो शेप है, शेप माने क्या होता है, शेप मतलब होता है आकृति, आकार। जैसे कि हम कहेंगे आकृति होता है। जो आकृति बड़ी छोटी हो सकती है और उसका माप जो है अलग होता है। जैसे मान ले एक त्रिभुज एक है, ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है।
तो ये आपस में कहेंगे कि यह समरूप है, यह सर्वांग सम नहीं। यदि वृत्त की बात करें तो यहाँ पे वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, आपस में दोनों वृत्त समरूप है, सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग होगी और इसकी त्रिज्या अलग होगी। ये छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी, ये बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। फिर भुज की बात करेंगे, इसकी ए बी और सी, ये ए पी क्यू और आर, यानी एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। यदि आपसे कहें कि ए बी सी और पी क्यू आर में बताइए कि क्या ए बी के बराबर पी क्यू है, क्या ए सी के बराबर क्यू पी और आर है, आप कहेंगे नहीं है, नहीं है, यह बड़ा है या छोटा है। तो बड़ा छोटा यदि हो जाता है तो सर्वांग सम नहीं होता है, लेकिन आकृति ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, तो यह समरूप होगा। चलिए बिना देर किए यह स्टार्ट करते हैं कि 6.1 में क्या क्या सीखना है, क्या क्या जानना है, दिया है। अच्छा, समरूप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो परिमेय को पढ़ना हमको जरूरी है, दो परिमेय पढ़ना हमें जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि बाबू एक त्रिभुज दिया रहेगा, एक त्रिभुज दिया रहेगा ए बी और सी। पहला परिमेय ये है जिसको हम कहते हैं थेल्स परिमेय कहते हैं, थेल्स परिमेय। दूसरा भी थेल्स से परिमेय के अंतर्गत आता है, उसको कह देते हैं कि थेल्स परिमेय के विलोम से। अब विलोम माने होता है उल्टा, यानी कि जो काम इसमें होगा उसका सेम विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखेंगे फर्स्ट त्रिभुज में ए बी सी कह देंगे कि फर्स्ट परिमेय में ये कहा जाता है कि किसी भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर यदि दो भुजाओं के किसी बिंदु पर एक रेखा खींची जाए तो क्या होता क्या, जैसे मान लेते कि हम बीसी भुजा ले लें, बीसी के समांतर ए बी और ए सी दो भुजाओं पर एक भुजा खींच दी, जिसका नाम दे दिए ई और एफ दे दिए, यानी बीसी के समांतर ई एफ खींच दिए दो भुजा पर, ए बी पर और ए सी पर। आप कहेंगे, आप समझेंगे क्यों बीसी पर ही केवल खींच सकते हैं, ऐसा नहीं, आप एसी के समांतर भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ए बी के समांतर भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। देखना हम ये है कि होता क्या है, क्या इसमें रीजन है, रीजन समझेंगे कि यदि बीसी समांतर ई और एफ खींचते हैं, बीसी समांतर ई और एफ खींच दिए हैं, तो इसमें क्या क्या चेंजेज हो गया, क्या क्या परिवर्तन हो गया, ये सीखिए। आप कह सकते हैं कि सर बीसी समांतर ई और एफ हो गया, खींच दी, तो मिला हमें क्या, हमें मिल गया ए और ई और बी, ए और एफ और सी, यानी कि ए बटे में ई बी, ए बटे में ई बी, यानी कि ये जो दो भुजा हो गई यह समानुपात में हो जाती है। जैसे कह देंगे कि ई बटे में ई बी कह सकते हैं बराबर ए एफ बटे में एफ सी कह सकते हैं, यानी कि यदि किसी भुजा के समांतर हम क्या करते हैं, कोई रेखा खींच देते हैं, तो जो भुजाएं अन्य दो भुजाएं आपस में क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। पहला परिमेय। और दूसरा परिमेय ये होता है इसका सेम विलोम। आप पहला में किए क्या, कि भुजा के समांतर कोई भुजा खींच दिए, तो अन्य दो भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। दूसरा यदि हम एक त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर, तो आप इसमें देखेंगे क्या कि पहले से आपको एक भुजा के समांतर दिया रहेगा, पहले से आपको दिया रहेगा ये भुजा जो है इसके समांतर है एस और टी, यानी कि क्यू आर के समांतर एस टी है, आपको आगे दे देगा, क्यू और आर के समांतर एस और टी दे देगा। तो क्या आपको समांतर दे देगा, आप समांतर खींचे तो भुजा समानुपाती हो गई। अब कहेगा कि ये समांतर देगा नहीं, सॉरी समांतर जो होगा आपसे पूछेगा और इसको समानुपाती में दे देगा, यानी पी एस कह देगा आपसे पी एस बटे में एस क्यू बराबर पी टी बटे में टी आर।
आपसे कहा जाए कि ये दोनों भुजा आपस में समानुपाती है कि नहीं। आपको सबसे पहले ये जानकारी करना पड़ेगा कि यदि समांतर भुजा खींचते हैं तो ये समानुपाती हो जाता है। समानुपाती पूछेगा, समांतर भुजा देगा, इसमें समानुपाती देगा, इसको समांतर पूछेगा। इसको कहेंगे थेल्स परिमेय करें, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं बीपीटी। एक होता है बीपी और टी, बीपीटी परिमेय कह सकते हैं दोनों को। इसको बीपीटी कह सकते हैं, इसको बीपीटी के विलोम से, यानी चाहे थेल्स परिमेय। थेल्स की बता दे, थेल्स शब्द की उत्पत्ति, थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये दोनों परिमेयों को सिद्ध किया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भुजाओं की किसी बिंदु पर यदि कोई रेखा खींचते हैं तो दोनों भुजा आपस में समानुपाती हो जाती है। यदि एक त्रिभुज से, दूसरा परिमेय था कि इसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर कोई रेखा है तो आपस में क्या होगा, यदि दो भुजा पर कोई रेखा खींचा गया आपस में यदि भुजा समानुपाती है तो उस भुजा के समांतर वह भुजा होगी। ये थेल्स परिमेय में कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जो कोष्टक में शब्द दिया गया है आपको भरना है। आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वाक्षम और समरूप क्या होता है। देखो बाबू, कितने बच्चे हैं कि सर्वाक्षम का चिन्ह नहीं बनाते हैं। ये सर्वाक्षम का चिन्ह, समरूप का ये चिन्ह है समरूप, ये सर्वाक्षम। दो चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये सर्वाक्षम है, ये क्या है, समरूप है। चलिए पहला है, सभी वृत्त होते हैं। दुनिया के जितने वृत्त हैं सभी वृत्त होते हैं। अब आप बताइए कि सर्वाक्षम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो आप बहुत जल्दी से कह सकते हैं। मान लो कि एक यह वृत्त है, 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 एक यह वृत्त है। एक सबसे बड़ा वृत्त है गोला, वृत्त मतलब गोला, ये सबसे बड़ा वृत्त है। तो क्या कहेंगे, सभी वृत्त होते हैं। सर्वाक्षम होते हैं कि समरूप होते हैं। भाई रूप तो समान है, रूप इसका समान है, गोल गोल है सबका रूप। लेकिन सर्वाक्षम कब होगा, जब किसी वृत्त को उठा के, जैसे हाथ को ढक रहे थे उसी तरह से किसी वृत्त को उठा के रख दे, यदि ढक जाए तो ये क्या होगा, सर्वाक्षम हो जाएगा। लेकिन यह सर्वाक्षम यहाँ पे नहीं है। सभी वृत्त होते हैं समरूप। आप इसमें भर लेंगे, क्या भरेंगे, समरूप भरेंगे। सभी वर्ग होते हैं, वर्ग मतलब वर्ग को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। सभी वर्ग होते हैं। अरे दुनिया के जितने वर्ग हैं सबको बात कर रहा है। वर्ग, छोटा वर्ग, मझला वर्ग और छोटा वर्ग। सबसे छोटा वर्ग बना दो, एक और छोटा वर्ग बना दो। यानी जितना आप छोटा वर्ग बना सको, जितना वर्ग बड़ा वर्ग बना सको। कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग जो होते हैं कि बड़ा होता है, सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं कि सर्वाक्षम होते हैं। समरूप माने वर्ग का सभी रूप समान होता है, और जो सर्वाक्षम होता है वह क्या होता है, एक दूसरे को उठा के यदि दूसरे पे रखा जाए तो पूरी आकृति को ढक लेता है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वाक्षम नहीं होते। एक बात ध्यान देना है, किसी स्थिति में जो समरूप होता है वह सर्वाक्षम हो सकता है, लेकिन सर्वाक्षम कभी नहीं समरूप होगा। सर्वाक्षम जो होगा, एक मिनट, जो समरूप होगा वह कह सकते हैं कि समरूप, सर्वाक्षम हो सकता है लेकिन सर्वाक्षम समरूप नहीं होगा। ये कहेंगे कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु और समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समान हो, और समबाहु का मतलब होता है जिसमें सभी भुजाएं समान हो। जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, इसमें ये भुजा आपस में बराबर है, ए बी और सी, ए बी और सी सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। इसकी दो भुजाएं बराबर है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर नहीं है, एक छोटा बना ले ऐसा, एक ये जरा, ये इसकी लंबाई बड़ी है और इसकी लंबाई छोटी करके ऐसे बनाते हैं। ये दो भुजाएं बराबर है, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। आप कहेंगे इसमें भी दो भुजा बराबर है, इसमें भी दो भुजा बराबर है, तो बताइए समरूप होगा कि नहीं होगा।
समरूप होगा कि नहीं होगा? तो समरूप नहीं होगा। समरूप क्यों नहीं होगा? ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज, इसकी लंबाई क्या है? छोटी है, ये बड़ी है। यदि हम समबाहु की बात करें तो समबाहु में सभी भुजा बराबर होता है, इसका भी सही ऊंचाई कितना हो, छोटा बना लिया। यहीं से बात गलत होता है कि क्या होगा? समविबाहु नहीं होगा, हालांकि क्या होगा? समबाहु होगा। यानी कि ये त्रिभुज, इसकी सभी भुजा बराबर है, छोटा त्रिभुज इसकी सभी भुजा बराबर है। यह सर्वाक्षम ना होकर समरूप होगा, और समरूप होगा तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसका रूप सही नहीं है, ये पतला है, यह क्या है? चौड़ा है। इस वजह से रूप सही, इसका रूप सही एक जैसा है, इसको कहेंगे क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए, दिया भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण क्या हो? भरना है। बराबर और समानुपाती आपके पास विकल्प है। बराबर किस में भरेंगे, समानुपाती किस में भरेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजा की समान संख्या वाले, उसकी समान भुजा है, बहुभुज है। जितनी बहुभुज का मतलब उसमें ज्यादा भुजा हो, यानी कि जितने भुजा एक में है उतना ही भुजा दूसरे में है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। तब पहला में आप बराबर भर लेंगे, यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तथा दूसरी बात कह रहा है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, दूसरा में समानुपाती भरेंगे। पहला में भरेंगे बराबर और दूसरा में भरेंगे समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। ये आपका युग्म दे दिया है, इसका उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल है क्या? पहला समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां माने कि एक रूप की आकृतियां। तो समरूप आकृतियां मान लो, देखो हम वर्ग बना दिए, एक छोटा वर्ग बना, इसका रूप समान है, इसकी चारों भुजा बराबर है, इसकी भी चारों भुजा बराबर है। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल पहला का ही दे दे, एक बड़ा गोला है, जैसे आपको बताया सबसे पहले एक छोटा गोला है, इसकी रूप समान है, दोनों की आकृति सर्किल है, गोला है, वृत्त है। इस वजह से दो उदाहरण क्या हो गया? समरूप का हो गया। ठीक। दूसरी बात करें, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है तो इसका मतलब कि एक बना दे हम वर्ग, एक बना दे क्या? आयत, ये समरूप नहीं है, ये वर्ग है, ये आयत है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एक हम बना दे गोला, दूसरा बना दे त्रिभुज, यह समरूप नहीं है। दो एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए अब वीडियो की समाप्ति करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर मत करें, लाइक सब्सक्राइब केवल चाहिए। चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।